तो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लें, है ना। कल हमने पढ़ा था बच्चे कि हमको कितना खाना खाना चाहिए और कितना सबस्ट्रेट हम डालेंगे तो एंजाइम पे कितना असर पड़ेगा, है ना। एंजाइम्स लिमिटेड है, खाना हमको भी लिमिटेड खाना चाहिए, हमको खाना थोड़े चंक्स में खाना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। एक बार में बिल्कुल बिल्कुल भैंसे की तरह भर लेंगे अगर खाना, तो वो खाना क्या बन जाएगा बच्चे, बर्बाद हो जाएगा, आपके पेट के अंदर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि जो खाना बच रहा है एक्स्ट्रा, है ना, डकार होने के बाद, जब पेट फुल हो गया है, बिल्कुल खाने के कंडीशन में नहीं है, उसके बाद जो खाना बच रहा है आप किसको खिला दो, है ना, डॉगीज वगैरह को खिला दो, तो ज्यादा बेटर। फिर हमने पढ़ा था इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन का इनहिबिशन कैसे करते हैं, या तो एंजाइम कैसे मरेंगे, या तो हम डिनेचुरेशन कर दें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, या कोई कॉम्पिटिटिव आ गया, सक्निक एसिड का कॉम्पिटिटिव मेलोनेट आ गया, है ना, मेलोनेट आ गया, तो उसने सक्निक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलने से मना कर दिया, ठीक है। तो कोई कॉम्पिटिटिव आ गया तो वो फिर नहीं बदल पाएगा। इसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर वो नहीं बदल पाता है तो मर जाता है, कौन, ये जो हाँ, वो सक्रिय बर्बाद हो जाता है बच्चे। जैसे आपका फूड, मान लो प्रोटीन डाइजेस्ट होना चाहिए अमीनो एसिड में, और उसकी जगह पे कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मान लो जैसे आप मेडिसिन खाते हैं ना, चलो एक और एग्जांपल बताती हूँ। जिस समय आप मेडिसिन खा रहे होते हैं तो आपका खाना नहीं पचता है, होता है ना, जब मेडिसिन खा रहे होते तो खाना नहीं पचता है आपका। तो भाई क्यों नहीं पचता, क्योंकि जब आप मेडिसिन खा रहे हैं तो एंजाइम के जगह पे हो सकता है कोई उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, तो जहां पे प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होना चाहिए उसकी जगह पे क्या आ गया, आपका मेडिसिन के अंदर कोई चीज है वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपका प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो खाना आपका पच नहीं रहा है। अब वो खाना बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा। अब जो प्रोटीन आपके शरीर में लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, समझ गए। फिर हमने पढ़ा था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहाँ ज्वाइन होते हैं, जल्दी बताओ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बच्चे उसमें तो एक्टिव साइट पे ज्वाइन होता है, ये कहाँ ज्वाइन होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, अदर देन कॉम्पिटिटिव साइट, कहीं भी एंजाइम के किसी भी प्लेस में लगेंगे लेकिन कॉम्पिटिटिव साइट में नहीं लगेंगे। ये पीठ पीछे वार करने वाले हैं, ये पीठ पीछे वार करने वाले दोस्त हैं, है ना। ये पीठ पीछे वार करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे और आपको बिल्कुल आपके रास्ते से भटका देंगे। आप जो पढ़ने वाले बच्चे थे उससे आप खेलने वाले पबजी वाले बच्चे बन जाएंगे, है ना, पढ़ने वाले से पबजी वाले बच्चे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ वर्क करता है, अदर देन द एक्टिव साइट, और ये एंजाइम को बिल्कुल बदल देता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि पहला जो हमारा जा रहा था ग्राफ, वो क्या था कि भाई नॉर्मल लाइफ है, आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, है ना, नॉर्मल लाइफ है, एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच रहा है, लेकिन तभी तभी बॉडी में कौन आ गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, तभी बॉडी में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया। अब इसको वी मैक्स तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा बच्चे, सबस्ट्रेट बढ़ाना होगा। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तभी आपका प्रोडक्ट वी मैक्स तक इस वेलोसिटी तक पहुंचेगा। फिर इतनी प्रॉब्लम तो लाइफ में चल ही रही थी, तभी कौन आया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, उसने पीठ पीछे एंजाइम के वार कर दिया। अब क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं चलने दिया एंजाइम को कि कैसे एंजाइम वी मैक्स से कहां पहुंच गया, बिल्कुल नीचे, है ना। इसका मैंने एग्जांपल बता रखा था बच्चे, आपको बता रखा था कि आपके लाइफ में आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, तभी आपके लास्ट क्लास में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है, वो आप ही के जैसा पढ़ने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी केएम वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट आएंगे। लेकिन एक दोस्त और ऐसा आ गया जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो क्या कर रहा है, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, वो बोल रहा है चल चल मूवी देखने चलते हैं, है ना, चल मूवी देखने चलते हैं, चलो यहाँ लड़ाई कर लेते हैं, उसने आपके हाथ पैर तोड़वा दिए,
उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई सब चौपट, है ना, पढ़ाई लिखाई चौपट। अब बिल्कुल क्या हो गया, वी मैक्स जो है, आप जो फर्स्ट आते थे बिल्कुल नीचे हो गए। तो बच्चे इस तरह यही लाइफ है, यही लाइफ है। देखो हमने सारे ग्राफ को लाइफ के एग्जांपल से समझा और बहुत इजी तरीके से सारे ग्राफ समझ में आ गए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आप सेम केएम, पढ़ाई वैसे ही है ना, सेम केएम, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब मुझे मेहनत बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप मेहनत उतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान नहीं है भाई, तो आपका मैक्स क्या हो गया, बिल्कुल गिर गया। ठीक है, पढ़ाई वैसे ही कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है बिल्कुल। चलो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स बच्चे बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, 2200-2500 तरह के एंजाइम्स होते हैं। 2200-2500 टाइप्स में बता रही हूँ, सिर्फ 2200 से 2500 टाइप्स सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है, कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो हमको एनसीईआरटी ने इतने तरह के नहीं पढ़ने को बोला है, हमको एनसीईआरटी ने कुछ इसके टाइप्स पढ़ने को बोला। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट किस तरह का आप खा रहे हैं उसके लिए, अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो कैसा एंजाइम लगेगा, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीएज लगेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम लगेगा। अगर आप लिपिड खा रहे हैं तो लिपेज एंजाइम लगेगा, लिपेज, है ना। तो ये तो सिंपल हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पे कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं। आप तो सबसे पहला टाइप ऑफ एंजाइम है बच्चे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम है इसका ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो है ना ऑक्सीडो हो गया। और अगर रिडक्टेज में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडो रिडक्शन आपका एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, ओके। जैसे ऑक्सीडेज एग्जांपल है, लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है बच्चे, ऑक्सीजन लेकर के, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चे एटीपी बनता है। तो ये ऑक्सीजन लेकर के क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, एटीपी, ऑक्सीजन लेकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है एटीपी। तो जब एंजाइम ऑक्सीजन लेकर के प्रोडक्ट में बदल रहा है तो वो क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं, ठीक है, लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरह के जो एंजाइम है, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं कहीं से, हाइड्रोजन को हटा करके ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह के अगर एंजाइम है तो वो कैसे हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। फिर है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम कैसे हैं, जैसे एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। मान लो इन के साथ एक्स है, ठीक है, प्लस बी है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका इधर रिएक्टेंट है। लेकिन एंजाइम जब यहाँ पे लगा, जब एंजाइम आया तो इसने क्या किया, ए को अलग कर दिया, बी के साथ एक्स मिला दिया, ठीक है, इसने ट्रांसफर कर दिया। जो एक्स ग्रुप था, एक्स क्या था, ग्रुप था बच्चे, एक्स ग्रुप पहले ए के साथ था, अब एक्स ग्रुप को किसके साथ डाल दिया, बी के साथ डाल दिया। किसने डाला बच्चे, एंजाइम, किसने डाला, एंजाइम ने डाला, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है बच्चे, ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के साथ मैं जोड़ रही हूँ क्या, ग्लूकोज के साथ मैं जोड़ रही हूँ, ग्लूकोज के साथ मैंने ऐड किया एटीपी, ग्लूकोज के साथ मैंने क्या ऐड किया, एटीपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, बिना एंजाइम डाले कोई चीज जुड़ती नहीं है ना, बिना एंजाइम डाले कोई चीज जुड़ती नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ मैंने एटीपी डाला, तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फेट कहाँ था, एडिनोसाइन ट्राई के साथ, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट किसमें लग गया जाके, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे लग गया। किसने लगाया, हेक्सोकाइनेज ने लगाया। तो
ये ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। ऐसे एंजाइम जो ग्रुप को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। इनका काम होता है ग्रुप को ट्रांसफर करना, ग्रुप को ट्रांसफर करना। इज दिस क्लियर? ठीक है। यस मैम। फिर है बच्चे हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस इनका क्या काम है, देखो, दिस कॉजेज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन विथ एडिशन ऑफ वाटर। जैसे जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, वो सभी क्या है, हाइड्रोलेजेस हैं। तभी आपका खाना पानी पीने पे पचता है। अगर आप सिर्फ खाना खाते जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे जितने एंजाइम है ना, अमाइलेज, यूरिएज, लीपेज, प्रोटीएज, ये सब कैसे काम करेंगे, जब वो वाटर का प्रेजेंस होगा तभी। जैसे बच्चे ग्लाइकोजेन है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपने वाटर लिया, वाटर लिया, उस समय अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया, इनको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़, ठीक है। मैम मतलब खाना खाते वक्त पानी पीने की वजह से जो डाइजेस्ट होता है? नहीं नहीं, खाना खाते वक्त ही जरूर मतलब ये नहीं है कि तुरंत पानी पीना चाहिए। क्यों, देखो, खाना खाने के साथ आप हल्का फुल्का ले सकते हो पानी, लेकिन आप खाना खाने के बाद तुरंत अगर पानी पीते हो तो क्या होता है, जो इंजन जो चालू हुई है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना, बिल्कुल। ठंडा पानी डाल दोगे तो, देखो, पानी पीना है, थोड़ी देर में पानी पीना है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब वाटर का भी प्रेजेंस हो आपकी बॉडी में। बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हो, सिर्फ मतलब सालों से खाना खाए जा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो ये एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे। ये तभी एक्टिव होते हैं जब इनके पास वाटर हो, एडिशन ऑफ वाटर हो, ठीक है। जैसे अमाइलेज, आपने कुछ स्टार्च खाया, मान लो आपने चावल खाया, ठीक है, अब चावल को टूटना है किसमें, ग्लूकोज में टूटना है बच्चे, ग्लूकोज में टूटना, तो वो तभी टूटेगा, ये अमाइलेज तभी काम करेगा उस स्टार्च पे, ठीक है, उस स्टार्च पे तभी काम करेगा जब वहां पे वाटर भी हो। समझ गए? तो ये क्या करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है फिर आपका लाइजेज। लाइजेज, ठीक है, लाइजेज। ये जो लाइजेज है ना, इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, बिल्कुल लज्जा नहीं आती, ठीक है। दे कॉज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। बिना पानी के भी ये काम करते हैं, इनको लज्जा नहीं आती। कैसे लज्जा नहीं आती, देखो, ये हमारा पाइरुवेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइरुवेट है। आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, पाइरुवेट बनता है, ठीक है, 10th अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, पाइरुवेट बनता है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा पाइरुवेट बन गया। C6 से C3 कार्बन बनते हैं ना, C3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो हमारा पाइरुवेट है। तो पाइरुवेट में देखो C बॉन्ड है, इधर C बॉन्ड है, ठीक है। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हमने डाला। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, CO2 को अलग कर दिया इसमें से बच्चे, CO2 को इसने अलग कर दिया, मतलब ऊपर जो है इसको अलग कर दिया, ऊपर जो CO2 लगा हुआ है उसको अलग कर दिया, CO2 लगा हुआ है उसको अलग कर दिया। दिखा आपको CO2 जो लगा हुआ है उसको अलग किया, ये दिखा CO2 जो लगा है इसको अलग कर दिया, ठीक है। पाइरुवेट में जो CO2 था इसको अलग कर दिया और बन गया क्या, एसिटल्डिहाइड। तो CO2 हमारा क्या हो जाता है बच्चे, अलग हो जाता है, ठीक है। CO2 हमारा अलग हो गया और क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। तो देखो मैंने क्यों बोला इसको लज्जा नहीं आती है, देखो इसको लज्जा नहीं आ रही ना, किसी के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया इसने, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, और इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही। ऐसे याद रखें कि लाइजेज क्या करता है, बॉन्ड तोड़ देता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, और इसको लज्जा नहीं आती, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। Yes, ma'am. इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइजेज है तो लाजेज, एल्डोलाजेस, ऐसे करके याद रखो, एल्डोलेजेस बोलेंगे इसको, लेकिन एल्डोलाजेस से याद रखो, मैम यहाँ पे प्लस क्यों है? ठीक है। क्या, यहाँ पे CH3 के साथ H प्लस क्यों है? बच्चे हम प्रोटॉन पाएंगे। ऐड किया है भाई, यहाँ पे प्रोटॉन ऐड किया है, इसको तोड़ने के लिए प्रोटॉन ऐड किया हुआ है। इसमें वाटर नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ क्या चाहिए, आपका प्रोटॉन चाहिए तोड़ने के लिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री है,
एसिटल्डिहाइड हमको बनाना है तो ये जो प्रोटॉन है H+ है, ये इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा C के साथ, एंड आपका CO2 अलग से निकल जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और आपका बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ये आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा डिटेल है। ये जो प्रोसेस पूरा अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है कि पायरुवेट जो हमारा बना फिर वो आगे चल के क्या करता है। ठीक है, पायरुवेट फिर आगे चल के क्या करता है। चलिए, हाँ अब हम मैं भी पागल हो गई हूँ। लाइजेज का एग्जांपल क्या है आपका, जहां भी लाइज लगा हुआ होगा, पायरुवेट, डीकार्बोक्सिलेजेस, डीएमिनेजेस, या इसके एग्जांपल है। यहाँ एक्चुअली लेजेस टाइप का देखा तो मैंने इसको भी इसी का एग्जांपल बता दिया। चलो, आइसोमरेज का मतलब क्या होता है बच्चे? आइसो मतलब एक ही जैसा दिखने वाला, है ना। मिरर जो रिफ्लेक्शन होता है, आपने देखा होगा किसी किसी का मिरर रिफ्लेक्शन एक ही जैसा लगता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे बनते हैं। ठीक है, ये कौन बनाता है? एल्डोलेज बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने वाला कौन है? एल्डोलेजेस। ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, हल्का सा ही बस डिफरेंस होता है इनमें। मतलब अगर आपका इस तरफ H है, इधर OH है, तो मिरर में क्या हो जाएगा बच्चे? इस टाइप OH और इधर H हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, है ना। तो वैसा हो जाता है। ये कौन करता है? एल्डोलेजेस। फिर है लिगेजेस। लिगेजेस का हमेशा काम होता है, लाइगेज का हमेशा काम होता है जोड़ना। ठीक है, DNA कहीं भी कट लग गया तो उसको जोड़ेगा, RNA को कट लग गया तो उसको जोड़ेगा, तो इनका काम होता है जोड़ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन हमने कितने तरह के एंजाइम पढ़े? कितने तरह के? 6 तरह के। ठीक है, ये 6 तरह के एंजाइम्स आपके बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ये आपको पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह की चीजें होंगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का एंजाइम है। जहां पे कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरेज है। जो वाटर के प्रेजेंस में ही काम करेगा वो आपका हाइड्रोलेजेज है। जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देगा वो लाइजेज है। जो मिरर इमेज टाइप का बनाएगा वो आइसोमरेज है। और जो जोड़ने का काम करेगा, है ना, जिसको जो जोड़ने का काम करता है, एक होता है ना घर जोड़े, तो वो कौन है? लिगेजेज है। ठीक है, लाइजेज घर तोड़े और लिगेज घर जोड़े। ठीक है, लाइजेज और लिगेज में कंफ्यूज मत होना। लाइजेज को लज्जा नहीं आती है, तोड़ता है, लिगेज जोड़ता है। देयर आर, अब देखो हम ना कोफैक्टर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, आपको एक टर्म आएगा बच्चे, इससे क्वेश्चन कई बार आया, होलोजाइम। होलोजाइम इक्वल टू एपोजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, ऐसे टर्म आता है। देखो क्या है कि जो हमारी कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको असिस्टेंट की जरूरत होती है, उनको किसी असिस्टेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो एपो एंजाइम है वो क्या है? मेन एंजाइम है, यही मेन एंजाइम है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि एपो एंजाइम, ठीक है, जिसको हम एपोजाइम बोल रहे हैं, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है या कोफैक्टर प्रोटीन पार्ट है? तो मेन जो पार्ट है वो कौन है? आपका प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट। कैसे याद रखोगे? पीओ से प्रोटीन, पीओ से प्रोटीन। ठीक है, पीओ से प्रोटीन आपको याद रखना, ये वाला प्रोटीनेशियस पार्ट है। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से प्रोटीन पार्ट है। फिर आपसे ये फॉर्मूला पूछेगा कि होलो एंजाइम इक्वल टू क्या? होलो एंजाइम इक्वल टू क्या? ठीक है, तो होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर कैसा पार्ट होता है बच्चे? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होगा। तो जब उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो वो एंजाइम
नहीं है, वो सिर्फ क्या है, असिस्टेंट है आपके एंजाइम का, वो सिर्फ असिस्टेंट है आपके एंजाइम का। और इसको हमने होलोजाइम क्यों बोला बच्चे, क्योंकि एंजाइम और उसका असिस्टेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, होलोजाइम, कंप्लीट एंजाइम। होलो से याद रखना, होल है ना, होल पूरा कंप्लीट है ना, कंप्लीट, होल मतलब पूर्ण है ना। तो पूर्ण एंजाइम कौन है, जिसके पास प्रोटीन भी पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है। तो कुछ एंजाइम होते हैं उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और उस असिस्टेंट का क्या नाम है, कोफैक्टर। ठीक है, उस असिस्टेंट का क्या नाम है, कोफैक्टर। ठीक, अब इसको याद कैसे रखोगे, कोफैक्टर बच्चे तीन तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। कोफैक्टर तीन तरह के हैं, ये अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। कोफैक्टर तीन तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो जो आपके दोस्त तीन तरह के होते हैं, तीन चार तरह के दोस्त होते हैं ना। अब मान लो ये जो एपोजाइम है ये असिस्टेंट रखना चाहता है, ये असिस्टेंट रखना चाहता है, तो इसने भाई असिस्टेंट रखे तीन, हाँ असिस्टेंट रखे, इसके तीन टाइप के असिस्टेंट है। ठीक है, इसके तीन टाइप के असिस्टेंट है। ओके, अब एक असिस्टेंट कैसा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, मतलब कि ये ना हमेशा इससे चिपका रहेगा, ये जहां जाएगा जो खाएगा बिल्कुल इसके साथ चिपका रहेगा, चिपकू टाइप। प्रोस्थेटिक मतलब बहुत पॉजिटिव है, इसको लेकर के अपने बॉस को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अब बॉस के घर का काम कर रहा है, बॉस के घर में पोछा लगा रहा है, बॉस जहां जहां जा रहा है, अब बॉस को जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी उससे चिपका हुआ है, तो ऐसा पॉजिटिव टाइप का। तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे ना, जो हमेशा ऑल टाइम, मतलब स्कूल से आए तो फिर तुरंत फोन किया, हाँ फिर शाम में फोन किया, फिर रात में गुड नाइट भेजा, मतलब इस टाइप के, बिल्कुल पॉजिटिव टाइप के। अगर आप किसी और से बात कर लो तो उनको दिक्कत हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो भाई इसके इसके तो क्या हो गया, सर दर्द हो गया, ये एंजाइम से ऑल द टाइम चिपका रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फैट, इसका एग्जाम्पल क्या है, फैट। ठीक है, तो इसको याद रखो कैसे, इससे ये फेड अप हो गया है ना, है ना, इससे क्या हो गया, फेड अप हो गया, ये कि भाई ये तो हमेशा मुझसे चिपका रहता है, तो ये इससे क्या हो गया, फेड अप हो गया, है ना। ठीक है, ओके, फेड अप हो गया इससे, तो फैड से याद रखना, फेड अप हो गया। ये फैड वगैरह अभी आप आगे पढ़ोगे कि मैम ये फैड क्या है, ये क्या कर रहा है, अभी सब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है बच्चे, सब कुछ। फिर है हमारा कोएंजाइम, अब दूसरे तरह का असिस्टेंट। ये दूसरे तरह का असिस्टेंट ना बहुत ही मतलब खुददार टाइप का, ये तभी आएगा जब जरूरत हो, भाई बॉस ने बुलाया कि काम है तो ये आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। मतलब ये मतलबी टाइप का भी देख लो कि भाई जब इनको काम होगी तभी ये आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ दोस्त होंगे ना, जो काम पड़ता होगा तो आपके पास आ जाते होंगे मीठे मीठे बोल लेके, उसके बाद कट लेते होंगे, जब देखते होंगे कि आप अच्छा टिफिन लेके आए हैं तो आपके पास आ जाते होंगे, है ना, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ, पता है वो क्या बोल रहा था, आपको दुनिया भर की चुगलियां सुनाता होगा। तो भाई को ये जो आपके हैं कोएंजाइम, ये कैसे हैं, बिल्कुल तभी आएंगे जब जरूरत है ना। तो इसमें कौन आ जाता है, नैड, नैड आ जाता है। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भाई नैड, नैड से याद रखो, नैड क्या है, बहुत ही कैसा है बच्चे, बिल्कुल वैसा मतलबी टाइप का। ठीक है, नैड कैसा है, बिल्कुल मतलबी टाइप का है, जब इसको जरूरत पड़ेगी तभी ये आएगा। ठीक है, तभी ये आएगा। ओके, एक था फैड, फैड से फेड अप हो गया, दूसरा है नैड, नैड तो भाई बहुत ही मतलबी टाइप का है, जब जरूरत पड़ेगी तभी आएगा। हाँ, ठीक है, को एंजाइम बच्चे तभी एंजाइम के पास बाइंड होगा, तभी एंजाइम के पास आएगा जब एंजाइम कोई काम कर रहा है, जब एंजाइम कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तभी उसके पास आएगा, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे दोस्त होते हैं ना कि जब आप खाना खा रहे हो तभी आपके पास आते हैं, जैसे लंच खत्म होता है आपसे दूर चले जाते हैं, तो वैसे ही हमारा नैड है,
एंजाइम के पास तभी आएगा जब वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं चिपकेगा। तो ये हमारा दूसरे तरह का असिस्टेंट हो गया, ठीक है। जब बॉस को जरूरत होगी तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर तीसरे तरह में आ जाते हैं मेटल आयंस, ठीक है, मेटल आयंस, ठीक है। तो कुछ एंजाइम को मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है एट द एक्टिव साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक्टिव साइट पे ही इनको किसकी जरूरत पड़ती है, मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है। और मेटल आयंस भी एक तरह से क्या है, कोफैक्टर, आपके क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है। तो इनका कोई वैसा नहीं है कि ये मतलबी है कि क्या है या फिर ये चिपके रहते हैं, ये सिर्फ मेटल आयंस है। ये अगर आपने फूड में मेटल आयन लिया तो मेटल आयन उन एंजाइम को मिल जाते हैं एंड देन फिर ये अच्छे से वर्क करता है। जैसे बच्चे, जैसे जब आपने कोविड के टाइम पे डॉक्टर से सुना होगा प्रोटीन बहुत खाइए, क्योंकि प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी एंटीबायोटिक्स बनाएगी। लेकिन प्रोटीन के साथ आपको क्या खाना है, जिंक खाना है। जिंक की गोलियां खाओ। उस समय था ना, जिंक की गोलियां मार्केट से गायब हो गई थी, जिंक की गोलियां मार्केट से गायब हो गई थी। तो जिंक खाएंगे, जिंक खाएंगे तो प्रोटीन, प्रोटीन जो भी आप खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो जिंक खाएंगे तो प्रोटीन जो भी आप खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो जब भी हम प्रोटीन के डाइट्स लेते हैं तो हम साथ में क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं, ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो और हमारे मसल्स जल्दी बने। समझ गए, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आपके एंटीबॉडीज और बाकी चीजें बनाने। तो समझ में आ गया। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चे, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको किसकी जरूरत पड़ती है, असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। हेल्प करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो जब वो कोफैक्टर जुड़ेगा तभी वो एंजाइम वो काम कर पाएगा, अदरवाइज वो एंजाइम वो काम नहीं कर पाएगा। इस डायग्राम में देखो, द बिग पार्ट इज एपोएंजाइम, द बिग पार्ट इज एपोएंजाइम, और जो छोटा पार्ट है, जो छोटा पार्ट है वो बच्चे क्या है आपका, कोएंजाइम यहाँ पे लग गया, ठीक है, कोएंजाइम आकर के लग गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, होलो एंजाइम हो गया, ठीक है। और ये हमारा कैटालिटिक साइट है। फिर यहाँ देखो, ये आपका एपोएंजाइम है, दूसरे डायग्राम में आपका एपोएंजाइम है। ओके, एपोएंजाइम के साथ कोएंजाइम हमने लगा दिया, कोएंजाइम हमने लगा दिया, कोएंजाइम लगा, सबस्ट्रेट आके जुड़ा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला, कोएंजाइम भी अलग हो गया और एंजाइम भी, एपोएंजाइम भी अलग अलग हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोफैक्टर लगा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा देती हूँ, कोई कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा देती हूँ, तो क्या करेगा बच्चे को, ऑल टाइम चिपका रहेगा, वो ऑल टाइम एंजाइम से चिपका रहेगा, चाहे वहां पे रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये कोफैक्टर कोएंजाइम आपके लिए मैंने डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है, आपको हेल्प करेगा ये डिफरेंस, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो, ये क्वेश्चन जरा बताओ, अभी एंजाइम्स पढ़े ना, ये क्वेश्चन बताओ करके। सेलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैम तो सेकंड ऑप्शन। ट्रांसफरेज है ना, ट्रांसफरेज होगा, क्यों, क्योंकि जी, भाई जी क्या है, ग्रुप है, ये पहले एस के साथ था, अब ये किसके साथ है, एस डैश के साथ, है ना। यस। चलो, अब मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट है, ये पूरे बायोमोलिक्यूल में कहाँ पे डाउट है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। कहीं मैम पे चैप्टर खत्म। हाँ, चैप्टर खत्म बच्चे, इतना सेशन लेने के बाद चैप्टर खत्म, बहुत लंबा चला ये चैप्टर, यस मैम। बहुत लंबा चला है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम। तो कहीं पे कुछ डाउट है, अच्छा मैंने आपको कुछ पढ़ने को बोला था, मैंने होमवर्क दिया था, मुझे याद आया, क्या पढ़ा आपने, मेटाबॉलिक स्टेट, ट्रैफिक लाइट, मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ के आने को बोला था, क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा बताओ। मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेटाबॉलिक पाथवे इन अ सेल, क्या पढ़ा आपने इसके बारे में। एनसीईआरटी में ये लाइन है बच्चे,
एनसीईआरटी में ये लाइन है। मैम इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्या लाइन दी है एनसीईआरटी में इसके जगह पे? There is no uncatalyzed metabolic conversion in living systems. क्या? There is no uncatalyzed metabolic conversion in living systems. यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या दिया है? मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर समटाइम कैटालाइज समटाइम अनकैटालाइज। जबकि अनकैटालाइज वाली तो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही नहीं ना बच्चे। जब कैटालाइज Yes, होगा ma'am. ही नहीं तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा कैसे? है ना? चलो वेरी गुड। बस एक ही ने पढ़ा, बाकी क्यों नहीं किए भाई होमवर्क? मैम मुझे पता नहीं था। सबको बोला था ना होमवर्क करके आने। मतलब सोचते हो कि मैम भूल जाएंगी? होमवर्क सबको करना है बच्चे, इस बहाने आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब जो बच्चे एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते जा रहे थे उनको भाई मक्खन लगी होगी एनसीईआरटी, बिल्कुल मक्खन लगी होगी, बिल्कुल ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये चैप्टर एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक एक चीज आपने पढ़ रखी है और बहुत इजी चैप्टर है ये। कुछ भी आएगा तो आप बना दोगे, ठीक है? तो आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। इसका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पीछे जो दिया रहता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? और जो क्लास हमारी फिर कब है क्लास? कल तो सैटरडे है ना, कल तो क्लास है नहीं, कल तो क्लास है नहीं, कल तो रिवीजन क्लास होगी। फिर जब हमारी मान लो मैं संडे को क्लास लेती हूँ, अगर आप लोग सब फ्री रहोगे तो मैं संडे को चेक करूंगी कि आप लोग पढ़ाई किए हो कि नहीं, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगी इस चैप्टर के, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं खोल के रखूंगी एंड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, ओके मैम। ठीक है? और बायोमोलिक्यूल का मैंने काफी क्वेश्चन आप लोगों को भेज दिया था, काफी क्वेश्चन आप लोगों को भेजा था। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से? यस मैम। मैम मेरे को उसमें एक डाउट था क्वेश्चन में। हाँ, किस क्वेश्चन में डाउट? मैम उस क्वेश्चन में एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि जो स्टार्च और जो हमारा ग्लाइकोजन है वो मोर सुटेबल क्यों है ग्लूकोज से स्टोरेज प्रोडक्ट के लिए। क्यों सुटेबल प्रोडक्ट है बच्चे? क्योंकि देखो ग्लूकोज क्या होता है ना, बहुत छोटे मॉलिक्यूल है। मैंने इसका आंसर आपको दिया था इसमें कि ग्लूकोज बहुत छोटे होते हैं, वो इजिली दे कैन इजिली पास थ्रू आवर सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ही स्टोर करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे कहीं भी स्टोर करेंगे वो निकल जाएंगे, ब्लड में फ्लो होते जाएंगे और ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा बॉडी। तो जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं तो वो ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए एक दिन में वो उतना यूटिलाइज कर लेता है। बाकी ग्लूकोज हमारे बॉडी को नुकसान ना हो, सेल को नुकसान ना हो, तो बाकी ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज पॉलीसेकेराइड ना, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके एक लड्डू बना देते हैं। तो बड़ा लड्डू बन गया तो अब वो जल्दी से सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगा। और जब भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो वो बड़ा लड्डू छोटे छोटे लड्डुओं में टूट जाएगा। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, जैसे चीनी, आप चीनी रखो घर में या चीनी का कुछ प्रोडक्ट बना के रख लो। समझ गए? तो चीनी का जब हम प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं तो वो जल्दी रिलीज नहीं हो रहा। और चीनी क्या है, जल्दी घुल जाता है ना पानी में, तुरंत घुल गया, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया तुरंत। तो चीनी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एनसीईआरटी का, आप लोग सब पढ़ के आएंगे, एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन लूंगी, देखूं कि कितना क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट सबका। ओके मैम। जी ओके।